हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है वो है उपसंयोजक यौगिक। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। आज अपन उपसंयोजक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे पहले इसमें अच्छे से अध्ययन करेंगे और अपन ये देखेंगे कि उपसंयोजक यौगिक जो है वो होते कैसे हैं और किस प्रकार से वो बनते हैं जी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, किस चैप्टर की बात करेंगे अपन? उपसंयोजक यौगिक की। उपसंयोजक यौगिक का अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के। तो ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, अभी 1 मिनट बाद में आपको ये बात समझ में आएगी। अकार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं तो जरा देखते हैं। अकार्बनिक यौगिक जो दो प्रकार के होते हैं उनमें जो पहला प्रकार है बेटा वो है साधारण लवण। कौन सा लवण है? साधारण लवण। और जो दूसरा लवण होता है वो होता है योगात्मक लवण। कौन सा लवण होता है? योगात्मक लवण जी। अब ये जो योगात्मक लवण जिसे आप बता रहे हो ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? द्विक लवण की। किसकी बात करेंगे? द्विक लवण की। द्विक लवण की। और दूसरी हम बात करेंगे संकुल लवण। और ये जो संकुल लवण है इनका अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं? इनका अध्ययन करते हैं अपन उपसंयोजक यौगिकों के अंदर। एक्चुअल में छोटे क्लासों में अपन ने ये देखा कि साधारण लवण जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं उदासीनीकरण। जब अम्ल व क्षार की रिएक्शन आपस में करवाई जाती है तो एक लवण प्राप्त होता है, एक जल प्राप्त होता है। जी सर बिल्कुल। लेकिन द्विक योगात्मक लवण जब दो ऋणायन आ जाए, दो धनायन आ जाए तो डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव मिलकर आपस में किसका निर्माण कर देते हैं? डबल साल्ट का निर्माण कर देते हैं। बट इनमें जो बंध होता है वो अलग प्रकार का होता है। अब ये तीसरा जो जिसे अपन संकुल यौगिक बोल रहे हैं ये अलग प्रकार का है ये। अब इसमें जो बंध पाया जाता है वो उपसंयोजक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? उपसंयोजक बंध पाया जाता है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिंपल साल्ट को। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं साधारण लवण। तो साधारण लवण के बारे में आपको क्या बात याद ध्यान में रखनी है? ये अम्ल तथा क्षार की क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। ये अपना 10th क्लास में पढ़ा है तो लिख देते हैं। ये अम्ल तथा क्षार की क्रिया से प्राप्त होते हैं जी। एसिड एंड बेस की जब रिएक्शन कराओगे तो आपको साधारण लवण प्राप्त होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे Na की NaCl, ये NaCl कैसे बना? जब NaOH की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं। ठीक इसी प्रकार से KCl, ठीक इसी प्रकार से Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसी प्रकार से K2SO4। आपने नहीं सुने तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने सुना होगा CS3COO नेगेटिव Na, ऐसे ही आपने सुना होगा Na2C2O4, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्जिलेट। इसका बेटा नाम है, तो इसका नाम थोड़ा दिमाग में रख लेना भाई। इसका नाम है सोडियम ऑक्जिलेट। क्या पता आपके कहीं काम आ जाए। सोडियम ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट जी। ये कैसे लवण है बेटा? ये आपके साधारण लवण है। अब इन साधारण लवण की जो बात है वो कैसी है, क्या खास बात है? अब जैसे NaCl को आप जल के अंदर डिजोल्व कर देते हो तो NaCl किस में टूट जाता है? Na प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में टूट जाता है। आपका कहने का मतलब यही है कि साधारण लवणों को जल में घोलने पर ये पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं और ये अपने खुद का अस्तित्व क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। तो जरा देखो एक बार, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, जैसे ये मैंने कंटेनर ले लिया,
कंटेनर ले लिया हमने और इसके अंदर में आप घोल रहे हो NaCl। NaCl घोलने पर किस में घोल रहे हो आप NaCl? तो यहां आपने लिया जल। क्या लिया आपने? जल। और ये आपने करके भी दिखा है और आप कर भी सकते हो, घर पे भी कर सकते हो। Na प्लस में टूट जाएगा और Cl किस में टूट जाएगा? माइनस में टूट जाएगा। इसका मतलब जैसे ही आपने किया साधारण लवणों को जब जल में घोला जाता है तो ये किस में टूट जाते हैं? ये साधारण आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं और अपना अस्तित्व क्या कर देते हैं? समाप्त हो जाता है इनका। और जल में घोलने पर ये पूर्ण रूप से Na प्लस का भी एक रिजल्ट देंगे और Cl नेगेटिव उसका भी क्या देते हैं? परीक्षण देते हैं। तो चलो ये बातें अपन लिख देते हैं। पहली बात है, जब इन्हें जल में घोला जाता है ये पूर्णतया अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। आयनों में विभाजित हो गई, ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड, जैसे जल में घोल दोगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, एक साल्ट होता है, तो ये कंप्लीटली अपना एग्जिस्टेंस जो है वो खो देता है, ये अपना अस्तित्व खो देते हैं। तीसरी बात, इनका प्रत्येक आयन का मतलब K प्लस या Na प्लस, बाकी जितने भी आयन है वो अपना विलीन में क्या देते हैं? परीक्षण देते हैं। इनका प्रत्येक आयन विलियन में अपना परीक्षण देता है। ये तीन बात आपको साधारण आयनों के बारे में पता होनी चाहिए। सिंपल आयनों के बारे में आपको ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब साथियों अपन बात करते हैं डबल साल्ट की या योगात्मक लवण की। और योगात्मक लवण में हम सबसे पहले अध्ययन किसका करेंगे? द्विक लवण का। तो अपन करते हैं डबल साल्ट या द्विक लवण। द्विक लवण परिभाषा कैसी है? द्विक का मतलब दो धनायन और दो ऋणायन। इसमें कितने धनायन है? दो धनायन। और कितने ऋणायन है? दो ऋणायन है। तो लिखते हैं अपन, जब समान ऋण आयन युक्त दो साधारण लवणों को आपस में मिश्रित करके शुष्क आसवन कराया जाता है। शुष्क आसवन का मतलब है गर्म किया जाता है। शुष्क आसवन करवाया जाता है तो द्विक लवण प्राप्त होते हैं। तो द्विक लवण प्राप्त होते हैं। तो द्विक लवण क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं।
द्विक लवण में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं। अब कैसे याद रखने हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी सुनना, जरूर जरूर याद रखनी है। जैसे ये सामान्यतः जल योजित क्रिस्टलीय लवण होते हैं, इनमें इसकी पहचान कैसे है, इनके लास्ट में जल मिलेगा आपको हाइड्रेट के फॉर्म में। जल जब डॉट के रूप में है ना, तब इसको अपना हाइड्रेट बोलते हैं। ये सामान्यतः जल योजित क्रिस्टलीय लवण होते हैं। बोलो ये बात आपके समझ में, ये कैसे क्रिस्टलीय लवण होते हैं, एक बार मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, और ये बात अपन जरूर करेंगे जरूर। अभी देखो चलो अगला पेज निकाल के होते हैं। और सबसे पहले ये दो फॉर्मूले भाई कर लेना याद आपके, एक तो पोटास एलम और एक क्रोम एलम। पोटास एलम तो आपने नाम सुना ही होगा, फिटकरी का। तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं पोटास एलम, पोटास एलम जिसका दूसरा नाम है फिटकरी। ये फिटकरी जो है वो डबल साल्ट है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, K2SO4 डॉट Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2। देखो ये डॉट 24H2 आगे लिखना पड़ रहा है हमें, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं अपन, डॉट 24H2O। मतलब जल के अणु जो है वो किस फॉर्म में है, यहाँ पे डॉट के फॉर्म में है, तो नहीं लिखा गया, चलो कोई बात नहीं है, कोशिश करते हैं दोबारा लिखें। तो यहाँ पे आप इसके बाद डॉट करके दोबारा कर लेना भाई, डॉट जो है 24H2O। जब डॉट के रूप में जला है ना बेटा, जब डॉट के रूप में जला है तब इसे क्या कहते हैं, हाइड्रेट या क्रिस्टली जल योजित कहते हैं इसको, या तो इसको हाइड्रेट बोल दो आप, हाइड्रेट, ठीक है, या इसको बोल दो क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय। अब इसको ध्यान से देखो आप एक बार, बहुत अच्छे से देखो आप, ये देखो K है और ये SO4 मतलब प्लस व माइनस है, ये Al प्लस है और ये माइनस है, तो दो धनायन हो गए, दो ऋणायन हो गए, और साथ जल किस में आ गया, हाइड्रेट के रूप में आ गया, जल योजित के रूप में। अगर इसका क्या नाम है, फिटकरी। और ध्यान में रखना ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका द्विक लवण का। अब वैसे भी याद रखना 23 देखना यहाँ पे है 23 और 23 के बाद क्या आ रहा है 24, तो आपको याद हो जाएगा। एक आपको ध्यान में रखना क्रोम एलम, क्रोम एलम, क्रोमियम का जो फिटकरी होता है ना उसको क्रोम एलम बोलते हैं, ठीक है जी। एल्यूमिनियम का जो था, पोटेशियम का था, एल्यूमिनियम था, हमने इसको पोटास एलम बोल दिया। यहाँ लिख रहे हैं अपन K2SO4 डॉट Cr2SO4 की होल थ्राइस, और फिर देखो यहाँ पे 24H2O। ये जो है ये 24H2O ये किस फॉर्म में है, जलयोजित फॉर्म में, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले हैं डबल साल्ट के, ये पेपर में आ सकते हैं डायरेक्ट एमसीक्यू की फॉर्म में, कि क्रोम एलम का सूत्र लिखिए, क्रोम एलम किस प्रकार का साल्ट है, द्विक लवण है, निम्न में से द्विक लवण का कौन सा सूत्र है, तो आ सकते हैं, ध्यान रखना, गड़बड़ कर दोगे वरना तो। अगला देखो कार्नेलाइट, समुद्री जो पानी होता है वो हैवी होता है, और वो उसका फॉर्मूला है कार्नेलाइट। इसका याद रखो KCl MgCl2 डॉट 6H2O। पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, दो धनायन हो गए और दो ऋणायन हो गए, और साथ में जल किस फॉर्म में है, हाइड्रेट फॉर्म में, तो किसका फॉर्मूला है, कार्नेलाइट। ओके, एक आप याद रखना आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, FAS जिसको बोलते हैं मोहर लवण। क्या बोलते हैं, मोहर। अब इसको FAS क्यों बोला, तो वो और बता देता हूँ इसकी स्टोरी। FAS का अर्थ है बेटा फेरस अमोनियम साल्ट। क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये अनुमापन आता है आपके एक्सपेरिमेंट, उसमें काम आएगा, मैं लिख देता हूं, और प्रश्न भी आ जाता है अनुमापन में किस साल्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना अनुमापन में जो है आपके डबल साल्ट का प्रयोग किया जाता है, और डबल साल्ट कौन सा है आपका, मोहर लवण। डायरेक्ट नाम आएगा, इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से ये।
और ये परीक्षा में पूछा गया भी है भाई। अब ये इसका इसकी कहानी भी सेम ही है। जब आप फिटकरी को जल में डालोगे ना, चाहे फेरस अमोनियम को जल में डाल दो, ये भी पूर्ण रूप से किसमें टूट जाता है? आयनों में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है। ध्यान रखना ये बात। और इसके भी ये भी अपना अस्तित्व क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और जिसके जितने आयन होते हैं ना, सबका परिणाम क्या होता है? जब आप इसको जल में डालोगे तो आएगा। तो जैसे उदाहरण अपन लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फिटकरी को जल में डालने पर फिटकरी को जल में डालने पर, अब फिटकरी को जल में डालने पर क्या होगा? ये तो भाई तब पता चलेगा जब हम फिटकरी को जल में डालेंगे। अब देखो, हम पहले लेते हैं, ये हमारे पास वाटर है जी, और ये हम ले लेते हैं फिटकरी। फिटकरी, अब फिटकरी का फॉर्मूला एक मिनट पहले मैंने आपको बताया था, कसर क्या था, तो मैं दोबारा लिख देता हूं, K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये कौन है? फिटकरी है। अब जैसे तुम इसको किस में डाल दोगे भाई? जैसे तुम इसको किस में डाल दोगे? जल में डाल दो, फिर क्या होगा सर? देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ पे आएगा, अब सबसे पहले आएगा K+, फिर आएगा आपके SO4-2, और फिर आएगा आपका कौन? Al+3। किस में टूटा भाई? ये 3 आयनों में। 3 आयन में से 2 कैसे हैं? धनायन है, और ये SO4 कैसा है? ऋण आयन। इसका मतलब इसने अपना परीक्षण दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया। और जैसे ही जल में डाला, पूर्ण रूप से क्या हो गया? ये वियोजित हो गया। इसका मतलब जल में डालने पर, जब इनको जल में घोला जाता है, तो पूर्णतः ये अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ। और जलीय विलीन में अपना अस्तित्व क्या कर लेते हैं? जैसे जल में डालोगे तो फिटकरी फिर क्या नहीं रहेगा? फिटकरी फिर क्या नहीं रहेगा? फिटकरी नहीं रहेगा। तो पहली बात लिखते हैं, जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये पूर्णतः कंप्लीटली अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी सर जी, दूसरी आप ये लिखो, इनका जलीय विलयन में अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तीसरी क्या लिखोगे? तीसरी ये लिखोगे, जल में डालने पर प्रत्येक आयन की संगत ये क्या देंगे? रिजल्ट देंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। जलीय विलयन में डालने पर इनका प्रत्येक आयन संगत परीक्षण देता है। संगत ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। किसके बारे में? इसके बारे में। ये तो योगात्मक लवण की अपन ने बात कर ली कि भाई 3 चीजें इसके अंदर होती हैं। पहला बोलो क्या है? कि पहला तो सर ये है, दूसरा क्या है? दूसरा ये है, और तीसरा क्या है? ये है। अब
अब थर्ड बात अपना क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे संकुल लवण या उपसंयोजक। देखो उपसंयोजक यौगिक होते हैं ना, ये भी धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, या इनमें केवल ऋणायन हो सकता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, साल्ट। देखिए तीसरा अपना चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, मतलब वो पहले की बात है थोड़ी सी। संकुल लवण या उपसंयोजक संकुल लवण या उपसंयोजक यौगिक। इसको हटाते हैं एक बार को, संकुल लवण ठीक है हो गया अपना। कॉम्प्लेक्स साल्ट को देख लेते हैं। अब इसके साथ क्या चक्कर है कोई भी कॉम्प्लेक्स, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे जलीय विलीन अवस्था में, चाहे वो तरल हो, उनको जब जल में घोलोगे तो वो अपने पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटेगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, तो लिखते हैं पहले इस बात को। वे लवण जो जलीय विलयन, या तो ये जल तरल अवस्था में हो, जलीय विलयन, या ठोस अवस्था, जब या तो वो पहले लिक्विड हो या वो किस अवस्था में हो, ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। संकुल साल्ट या कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट। बोलो यहां तक आपके समझ में आया कि नहीं सर? बिल्कुल। अब कैसे, अब कैसे का जवाब तो है ऐसे, देखो फॉर एग्जाम्पल, अब दोनों यहाँ पे आएंगे नहीं तो हम आगे वाले पेज पे लेते हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जो फार्मूला है बेटा वो ये है, K4, फेरो बोला है मैंने, फेरी नहीं बोला, फेरो फेरी का अलग होता है। अब ये देखो, अभी इसकी अवस्था बेटा कैसी है, अभी है ठोस अवस्था में। कौन है ठोस अवस्था में? ये वाला कंपाउंड है, ये है ठोस अवस्था में। ठीक है सर। अब ठोस अवस्था में आपको क्या करना है, ठोस अवस्था में नहीं रखना भाई, अब इसको क्या करना है, जल में घोलना है। बोल दिया सर, जल में घोलने पर जैसे ही जल में घोलोगे तो क्या होगा, आपको ये रिजल्ट मिलेगा देखने को, खतरनाक वाला, 4K प्लस प्लस FeCN6 -2। अब ये कैसा है, ये तो है साधारण लवण है, साधारण धनायन है। और कैसा धनायन है, ये साधारण है। बोलो है कि नहीं है? और ये कैसा है, संकुल ऋणायन। सर संकुल कैसे है, देखो ये जो Fe है ना, इसको बोलते हैं CMI, और CN को बोलते हैं लिगेंड। अब ये बड़े कोष्टक में बंद है, और इस बड़े कोष्टक को बोलते हैं समन्वय मंडल। एक बार मैं लिख देता हूँ, कहीं भी थोड़ी बहुत जगह है इस व्यवस्था, देखो बड़े कोष्टक में लिखना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं समन्वय मंडल। मैं बताऊंगा ये आगे क्या होता है, समन्वय मंडल बोलते हैं इसको। कौन सा मंडल बोलते हैं, समन्वय मंडल के अंदर जो भी आयन होगा वो कैसा होगा, उसको संकुल बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, संकुल। और ये कैसा है, क्योंकि ऋणायन है तो ये हो गया संकुल ऋणायन। जब ये संकुल ऋणायन है बच्चा, तो क्या इसने Fe टूटा? सर नहीं टूटा। क्या इसमें CN अलग हुआ? नहीं हुआ। केवल साधारण आयन व संकुल ऋणायन में ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब ये तो चूंकि ठोस अवस्था में है, अपने एक चेक और कर ले, क्या पता ये जली विलीन में दे ही दे। अब मैं लिख रहा हूं पोटेशियम फेरिसाइनाइड,
पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अब ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड को किस स्टेट में लेंगे अपन? बेटा पोटेशियम फेरिसाइनाइड को लेंगे अपन कौन सी अवस्था में? अपन इसको लिक्विड स्टेट में लेंगे और फिर देखते हैं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और वो अपन चेक करते हैं। जरा देखिए, वो फेरो था, ये फेरी है, कोई अंतर नहीं है। यहां आप लेंगे K3, क्या लोगे यहाँ पे K3, और बाकी अंदर वाला पीछे वाला ये FeCN6। और अब की बार इसको किस अवस्था में ले लिया हमने? इसको भी कैसा ले लिया? लिक्विड ले लिया, ये लो लिक्विड। और डिजोल्व किसमें कर दिया? जल में घोलने पर। जैसे ही जल में घोलेंगे तो बताओ किस में टूटेगा? ये 3K प्लस FeCN6, और इस पे चार्ज कितना आएगा? फिर माइनस आ गया। अब देखो फिर आप, ये आपके दिमाग में आया होगा, फिर से ये क्या गया सर? पॉजिटिव आयन आ गया। और मैंने कहा था कि बड़े कोष्टक में जो लिखा उसको अपन क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल में। तो बोलो ये संकुल ऋणायन नजर आया कि नहीं आया? संकुल नेगेटिव नजर आया कि नहीं आया? अब इस संकुल नेगेटिव तो टूटा, लेकिन संकुल नेगेटिव में Fe प्लस में टूटा और इस माइनस में नहीं टूटा। बोलो टूटा कि नहीं टूटा? सर नहीं टूटा। इसका मतलब इसका कंप्लीट जो है डिकम्पोजिशन पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं होता है, और जब कंप्लीटली नहीं होता है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? संकुल लवण या उपसंयोजक यौगिक बोलते हैं। चलो इसके बारे में लिखते हैं जो हमने अभी लिखा है। पोटेशियम फेरिसाइनाइड का जलीय विलयन जलीय विलयन K प्लस का परीक्षण देगा। भाई धनायन का तो परीक्षण दे ही रहा है, तो ये मैं लिख रहा हूं K प्लस का परीक्षण रिजल्ट देगा। परंतु Fe+3 नेगेटिव का परीक्षण नहीं देगा, का रिजल्ट या टेस्ट नहीं देगा, का परीक्षण नहीं देगा। इसका परीक्षण नहीं देगा। और कौन सा, कहां पे नहीं देगा? तो ये नहीं देगा भाई, इसका मतलब यह नहीं देगा, ये परीक्षण नहीं देगा। यह FeCN6-3 ये रिजल्ट नहीं दे रहा है, फेरिसाइनाइड का परीक्षण नहीं देगा। का परीक्षण परीक्षण नहीं देगा। अब जब ये परीक्षण नहीं दे रहा है तो कंप्लीटली टूट रहा है क्या? सर नहीं टूट रहा है। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं, कंप्लीटली नहीं टूट रहा है। केवल जो धनायन है ना, सामान्य धनायन, वही टूट रहा है, संकुल वाला नहीं टूट रहा। और संकुल वाला नहीं टूट रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, अपना अपना अस्तित्व खत्म नहीं करता है, और जलीय विलीन में सभी आयन इसके परीक्षण नहीं देते हो। ऐसा कोई साल्ट है तो उस साल्ट का क्या नाम है? उस साल्ट का नाम है प्यारे बच्चों उपसंयोजक लवण। चलो इन सभी बातों को भी लिख देते हैं, बिंदुवत मैं आपको लिखवा देता हूँ, जरा कोशिश करना आप लिखने की। ये एक मिनट, तकनीक की समस्या के कारण मैं थोड़ा सा बाधित हो रहा हूं। ये जलीय विलियन में
पूर्णतया आयनित नहीं हो रहे, आयनित नहीं होते। ठीक है जी, नहीं होते। और अगली बात लिखते हैं, अर्थात अर्थात ये जलीय विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। दो बात, तीसरी लिखो, ये जलीय विलयन में सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, केवल मुक्त आयन, केवल धनायन लिख दो या ऋणायन लिख दो। चूंकि धनायन का तो मैंने बता दिया, ऋणायन का बताया नहीं, मैं बता देता हूं। ये जलीय विलयन में सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। केवल मुक्त आयनों का परीक्षण देते हैं। ये 4-5 बिंदु बेटा आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपको इनको समझना है। पहला तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये। क्या आप मुझे एक बात बताओ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई? अगर आई तो इसको अच्छे से लिपिबद्ध करें और बहुत अच्छे से इसको आप समझने का प्रयास करें। अगर ऐसा आप करेंगे तभी आप जो है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसको समझने के लिए उसकी कुछ शब्दावलियां हैं, उनका अपन क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो एक बार मैं हेडिंग डाल देता हूं और आप भी लिख लेना। संकुल यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण पद। संकुल यौगिक या इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संकुल यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण पद। ठीक है। अब इससे पहले आपको बच्चों को यह पता होना चाहिए कि संकुल यौगिक को लिखा कैसे जाता है। तो सुनो, देखो यहां जो ये जो साइड है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं धनायन। ठीक है, मैंने एक्स से लिख दिया, तो यहां लिखा धनायन, और धनायन के तुरंत बाद एक बड़ा कोष्टक रखा जाता है। ठीक। और यहां लिखी जाती है सीएमआई, तो मैं सीधा ही नाम लिख देता हूं सीएमआई, जिसको बोलते हैं सेंटर मेटल आयन। और यहां होता है फिर सीएमआई के अंदर लिगेंड, पता नहीं लिगेंड कितने, तो मैंने संख्या लिख दी एक्स। ठीक है, इसको भी अलग कलर से लिख देते हैं, ये लो। और इसको भी हमने अलग कलर से लिख दिया ताकि आप समझ पाओ, समझने में आपके थोड़ी आसानी हो जाए। और यहां होता है नेगेटिव आयन, तो हमने लिख दिया इसको, यहाँ पे लिख दिया हमने नेगेटिव आयन, और यहां हमने लिख दिया डेल नेगेटिव। इस प्रकार से कोई कॉम्प्लेक्स दिखे तो, कोई संरचना दिखे तो आप समझ जाना वो किसकी है भाई, वो है आपकी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। चलो देखिए, अब देखो यहां पे सबसे पहले धनायन, जैसे सामान्य यौगिकों में होता ना, जैसे NaCl में पहले प्लस फिर माइनस, वैसे ही है। तो ये तो है आपका धनायन, पॉजिटिव आयन जिसे मैं बोल रहा हूं। कैसा आयन है? धन आयन। मैं लिख देता हूं इसको, धनायन। और जो अंत वाला है ना, इसको बोलते हैं ऋणायन। क्या बोलते हैं? ऋण आयन, ऋण आयन। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया, ऋण आयन। देखो इस चीज को एक बात बोलते हैं अपन, कैसी बातें बोलते हैं, सुनने का प्रयास करना। अब आपको अच्छे से समझ में ना आए तो मेरे को बताना फिर आप। सुनिए भाई, यहां जो है ना, यहां जो है
ये जो मैंने डॉटेड लाइन बताई बनाई ना, इस चीज को बोलते हैं अपन समन्वय मंडल। देखो धनायन और ऋणायन के जो बीच में है उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, समन्वय मंडल। क्या नाम दिया मैंने इसका, समन्वय मंडल। यही है इसका मेन बात तो, समन्वय मंडल। कौन सा मंडल है बेटा, समन्वय मंडल, ठीक है। और धनायन और ऋणायन को अपन क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, या इसको बोलते हैं ऋणायन। इसको बोलते हैं कौन सा आयन बोलते हैं, इसको काउंटर आयन बोलते हैं। या देखो धनायन, देखो इससे बाहर जो है ना, इस समन्वय मंडल से जो बाहर है